हेलो। कैसे हो मित्रों। राजस्थान सेवा नियम कर रहे हैं और अपन ने राजस्थान सेवा नियम में विदेश सेवा चल रही है अपनी। और दोस्तों आज जो अपनी क्लासें आएंगी विदेश सेवा के संबंध में, उसके बाद में अपनी विदेश सेवा समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों आज की क्लास के बाद मात्र 3 क्लासों के अंदर, दोस्तों सुनिएगा ध्यान से, आज की क्लास के बाद मात्र 3 क्लासों के अंतर्गत अपन ये अपना राजस्थान सेवा नियम की यात्रा को समाप्त कर देंगे। मात्र 3 क्लास आएंगे आज के बाद। तो दोस्तों अब जैसे ही अपना ये समाप्त होगा, दोस्तों मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कराऊंगा। तीनों क्वेश्चन पेपर 75 क्वेश्चन और 4-4 उनके ऑप्शंस हैं। तो यानी कि उनको एक एक ऑप्शन पे अपन विश्लेषण करते हुए अपन तीनों पे क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। उसके अलावा दोस्तों मैंने देखा है राजस्थान सेवा नियम से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपने जो पहले हेडमास्टर प्रधान अध्यापक की जो एग्जाम होती थी 2011 में, जो एग्जाम 2021 में जो एग्जाम हुई थी, उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी अपन लेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं अधीनस्थ बोर्ड को जहां तक जानता हूं, अधीनस्थ बोर्ड दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन जरूर उठाता है। 40% 50%। अगर आप मान लीजिए अपने जूनियर अकाउंटेंट में तो एग्जाम ही लिमिटेड हो रखी है, 3-4 एग्जाम है। लेकिन जहाँ जीके की बात आती है या अदर सब्जेक्ट की बात आती है, जहाँ बहुत सारे एग्जाम संपादित हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन उठाता है। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चन जरूर उठाएगा। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए मैं बार बार आपको इसीलिए कह रहा हूँ, और एक आपको आइडिया आएगा कि किस प्रकार से इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अपन क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे और प्रधान अध्यापक की जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं राजस्थान सेवा नियम से संबंधित, वो भी देखेंगे। और अपने तीनों पेपर 11, 13 और 16 तीनों पेपर देखेंगे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो थे, उनको भी सोल्व करेंगे। तो दोस्तों मैं बिना देरी के आगे बढ़ता हूं, और जैसे ही अपना समाप्त हो जाएगा फिर अपन दोस्तों ऑडिट की यात्रा पूरी करेंगे। और दोस्तों ऑडिट में आपको विश्वास दिलाता हूं, इतनी शानदार तरीके से लिमिटेड कराऊंगा। अतिरिक्त फालतू का मैटर इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है। इतना ही मैटर होना चाहिए जो याद हो जाए। उसमें से अगर मान लीजिए 25 की जगह 20 क्वेश्चन आए और लिमिटेड मैटर था, आपने अपन ने पूरा याद कर लिया, तो दोस्तों 25 में से 20 क्वेश्चन अपन सही कर आए, तो बात तो वही होगी ना। तो दोस्तों अब अपन अनावश्यक की बातें ना करके एक एक उसको सोल्व करते हैं। दोस्तों मैं राजस्थान सेवा नियम भी आपके जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। आज के बाद 3 क्लासें आएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें आज की क्लास का, पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 पेज तक स्क्रीनशॉट ले लें। 7 पेज हैं। अब दोस्तों अपन एक एक नियम को आराम से समझते हैं। तो दोस्तों अवकाश और पेंशन अंशदान के संबंध में नियम संख्या 45 है कि अवकाश और पेंशन अंशदान के संबंध में है कि कितना दिया जाएगा, कौन देगा, किस प्रकार देगा। तो अवकाश का वेतन और पेंशन अंशदान का भुगतान करने के संबंध में है। पेंशन अंशदान जमा कहाँ पे होता है दोस्तों, याद रखना है। नियम संख्या 45 कह रहा है राज्य सरकार की कहाँ पे संचित निधि में जमा होता है। दोस्तों कहाँ जमा होगा, संचित निधि में जमा होगा। पेंशन अंशदान अंशदान अवकाश वेतन का भी किया जाएगा। यानी कि दोस्तों विदेश सेवा में कोई व्यक्ति है तो दोस्तों वहां रहते हुए जो अवकाश लेगा कर्मचारी, तो उनके अवकाशों का भुगतान भी कौन करेगा, विदेशी नियोक्ता करेगा। तो उसका भी राज्य सरकार को अंशदान करना होगा। और उसने जो वहां रहते हुए अवकाश उपार्जित किए हैं, तो दोस्तों उनका उनके संबंध में भी अवकाश वेतन का भी अंशदान देना होगा उसको, विदेशी नियोक्ता को, या बोले विदेशी नियोजक को। पंचायत समिति में अगर कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो पेंशन अंशदान नहीं लिया जाएगा।
दोस्तों ये याद रखना, ये पॉइंट शामिल कर रखा है। हालांकि विदेश सेवा के अंतर्गत शामिल नहीं होती है, विदेशिक सेवा के अंतर्गत पंचायत समिति, लेकिन ये पॉइंट नियम संख्या 145 में दे रखा है। पंचायत समिति में प्रतिनियुक्ति पर कोई कर्मचारी जाएगा तो पेंशन अंशदान प्राप्त नहीं करेगा। वैसे ये पूछता भी है ये पॉइंट बहुत बार। सेवानिवृत्त थी दोस्तों, मान लीजिए विदेश सेवा में गया हुआ है, वहीं से सेवानिवृत्त हो गया, यानी कि अंतिम समय में जब सेवानिवृत्त होने वाला था, 1 वर्ष पूरा, 60 वर्ष में कोई कर्मचारी रिटायर होता है, 1 वर्ष पूर्व विदेश सेवा में चला गया और वहीं से वो सेवानिवृत्त हो गया, तो दोस्तों जो भी उसने उपार्जित कर रखे हैं अवकाश, उन सभी अवकाशों का भुगतान भी कौन करेगा? विदेशी सेवा में है तो विदेशी नियोक्ता करेगा। विदेशी नियोक्ता भुगतान करेगा दोस्तों। तो ये हो गए पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स अवकाश और पेंशन के भुगतान के संबंध में। अवकाश पेंशन दोस्तों, पेंशन अंशदान जमा कहाँ होता है? संचित निधि में जमा होता है। अंशदान के अंतर्गत अवकाश वेतन का भी अंशदान प्राप्त करेगा। पंचायत समिति के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो उससे पेंशन अंशदान नहीं लिया जाएगा। सेवानिवृत्ति अगर विदेश सेवा से हो जाती है तो उपार्जित अवकाश का भी भुगतान प्राप्त करेंगे, अंशदान प्राप्त करेंगे विदेशी नियोक्ता से। वित्तीय वर्ष की समाप्ति दोस्तों, ये किसके संबंध में? पेंशन अंशदान विदेशी नियोक्ता। मान लीजिए कोई कर्मचारी 3 वर्ष के लिए विदेश सेवा में है, तो दोस्तों विदेशी नियोक्ता क्या करेगा? प्रति वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पेंशन अंशदान भेजेगा। राज्य सरकार को उसका पेंशन अंशदान भेजेगा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, उस वित्तीय वर्ष के प्रत्येक माह का। किसको भेजेगा? राज्य सरकार को भेजेगा, 3 वर्ष तक भेजेगा। तो दोस्तों जैसे ही वित्तीय वर्ष समाप्त होगा, वित्तीय वर्ष समाप्त कब होता है दोस्तों? वित्तीय वर्ष समाप्त होता है 31 मार्च को। तो इसके बाद 30 दिन यानी कि 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक क्या करना होगा उसको? वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पेंशन अंशदान भेजना होगा राज्य सरकार को। अगर मान ली मध्य में वापस आ गया, मान लीजिए कोई कर्मचारी 1.5 वर्ष के लिए गया, या जिसकी नियुक्ति ये जो वित्तीय वर्ष के मध्य में हुई, या नियुक्ति कब हुई? वित्तीय वर्ष के मध्य में। तो दोस्तों वो जो आगे का वर्ष बचेगा, जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक के जितने महीने होंगे, उसके मान लीजिए 8 महीने होंगे वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक, और 1 वर्ष के लिए नियुक्ति किया गया है, तो दोस्तों और अगले वित्तीय वर्ष में 4 महीने और होंगे, तो दोस्तों इसका वित्तीय वर्ष के अंत में एक बार भुगतान कर देगा 8 महीने के अंशदान का। बचे 4 महीने का भुगतान कब करेगा? जब वो वापस आ गया, 1 वर्ष पूरे होते ही वापस आ रहा है, तो वापस आकर ज्वाइन करेगा राज्य सेवा में आने की दिनांक से 30 दिन के अंदर, राज्य सेवा में वापस आने की दिनांक से 30 दिन के अंदर आगे के बचे हुए 4 महीने का भुगतान करेगी विदेशी नियोक्ता। तो ये हो गया 30 दिन के अंदर। अगर मान लो कोई दोस्तों महीने की 15 तारीख को 15 तारीख तक वापस आता है, 15 तारीख तक वापस आता है, तो दोस्तों इस महीने का पेंशन अंशदान के लिए काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो 16 तारीख को आता है या 17 तारीख को राज्य सरकार में ज्वाइन करता है, यानी 15 दिन से अधिक विदेश सेवा में रहता है माह में, तो उस महीने का भी पेंशन अंशदान विदेशी नियोक्ता भुगतान करेगा। तो दोस्तों 15 दिन तक की सेवा करता है तो उसका अंशदान नहीं लिया जाएगा। पेंशन अंशदान 15 दिन से अधिक अगर रहता है विदेश सेवा में किसी माह में, तो उसके पूरे माह का पेंशन अंशदान लिया जाएगा विदेशी नियोक्ता से। अब विदेशी नियोक्ता से अवकाश पर प्रस्थान। अगर दोस्तों विदेशी नियोक्ता से अवकाश पर प्रस्थान कर रहा है, कोई वहीं से छुट्टी लेके जा रहा है 1 महीने की, तो दोस्तों अवकाश वेतन का भुगतान भी सीधी सी बात है विदेशी नियोक्ता ही करेगा। दोस्तों पीएफ में प्रोविडेंट फंड होता है, ये भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड। पीएफ अकाउंट में
अंशदायी भविष्य निधि के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी हैं। मान लीजिए कुछ कर्मचारी के कौन से होते हैं दोस्तों, भविष्य निधि के अंतर्गत आने वाले होते हैं राज्य सरकार के, जैसे निगमों में जो भी निगम गठित कर रखे हैं, उन निगमों में जो भी नौकरी कर रहा है, जैसे राजस्थान रोडवेज भी एक निगम है, राजस्थान राज्य परिवहन निगम, इस प्रकार के अगर कर्मचारी को भेजा जाता है तो उसको क्या भविष्य निधि में अंशदायी यानी कि पीएफ में उसका पैसा जाता है, तो दोस्तों उसका भुगतान मूल विभाग करेगा। अगर पीएफ में पैसा अंशदायी भविष्य निधि में अगर जाता है पैसा किसी कर्मचारी का, तो उसका भुगतान मूल विभाग करेगा, विदेशी नियोक्ता भुगतान नहीं करेगा। अब नियम 45A क्या कहता है दोस्तों, प्रतिनियुक्ति पर देय वेतन भत्तों की शर्तें हैं, वो किसमें दे रखी है, परिशिष्ट 13 में दे रखी है। परिशिष्ट 13 में दे रखे नियम संख्या 45 केवल एक बात कहता है कि प्रतिनियुक्तियों पर, जो प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी जाता है तो उसको वेतन और भत्तों मिलते हैं, उनकी शर्तें कौन से परिशिष्ट में दे रखी हैं, पूछे आपसे तो परिशिष्ट 13 में। यहाँ से भी दोस्तों मोस्ट है, मोस्ट लगा लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है। नियम संख्या 146 अंशदान की दर, राज्य सरकार तय करती है अंशदान की कि पेंशन के अंतर्गत कितने रुपए अंशदान करेगी। अंशदान की वर्तमान में जो स्थिति है उसमें मूल वेतन महंगाई भत्ते का 10% निर्धारित कर रखा है राज्य सरकार ने। नियम संख्या 146 समझ लिया अपन ने। 147 क्या कहता है, अंशदान की गणना। तो दोस्तों अंशदान की गणना यदि मान लो वो प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी नहीं जाता, समझिएगा, प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी अगर नहीं जाता तो दोस्तों उसका पेंशन अंशदान पेंशन अंशदान दोस्तों राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता। तो ऐसी स्थिति में कितना पेंशन अंशदान वहन किया जाता, उतना ही पेंशन अंशदान विदेशी नियोक्ता से लिया जाएगा। तो दोस्तों अंशदान की गणना यदि राजकीय सेवा में रहता, प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाता, तो अवकाश तो सरकार जो राज्य सरकार जो वहन किया जाता वही पेंशन अंशदान उससे लिया जाएगा। जो सरकार स्वयं वहन करती उतना ही पेंशन अंशदान विदेशी नियोक्ता से लिया जाएगा। अब नियम संख्या 148 क्या कहता है, सरकार दोस्तों पेंशन अंशदान लेने में विदेशी नियोक्ता को छूट भी दे सकती है, कम भी ले सकती है और लेने से मना भी कर सकती है, उसको छूट दे सकती है, राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। पेंशन अंशदान में विदेशी नियोक्ता से प्राप्त करने में छूट भी दे सकती है। दोस्तों पेंशन अंशदान उस माह का दोस्तों जो भी खर्चा होगा विदेशी नियोक्ता के, वहां कोई नौकरी कर रहा है दोस्तों, मान लीजिए आप एक कंपनी में नौकरी करते हैं, एक कंपनी में नौकरी करते हैं दोस्तों, और दोस्तों बी कंपनी को 15 दिन आपकी मदद की जरूरत है। ए कंपनी ने बी कंपनी से कांटेक्ट किया और कहा कि हमें एक कर्मचारी दीजिए, आपको बी कंपनी में भेज दिया 15 दिन के लिए। तो दोस्तों 15 दिन में आपको या एक माह के लिए, मान लीजिए एक माह के लिए भेज दिया, तो दोस्तों एक माह के लिए ये वेतन वहन कौन करेगा, कंपनी करेगी। तो दोस्तों राज्य कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर विदेश सेवा में जा रहा है, तो विदेश सेवा का खर्चा जो उस कर्मचारी का आएगा वो वहन कौन करेगा, वो वहन करेगा विदेशी नियोक्ता। यानी जिसने उसको विदेशी सेवा में बुलाया है वो वहन करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से पेंशन अंशदान भी वही वहन करेगा, उस माह से संबंधित पूरा खर्चा वही वहन करेगा। तो दोस्तों ये छूट दे सकती है राज्य सरकार, चाहे तो नहीं ले उससे पेंशन अंशदान विदेशी नियोक्ता से। बकाया पर ब्याज दोस्तों, अगर समय पर विदेशी नियोक्ता वर्ष के एंड में, अपन अभी पढ़ के आए वर्ष के अंत में, कौन से वित्तीय वर्ष के अंत में, जमा कराना होता है, अगर वो नहीं कराता है समय पे, तो दोस्तों 1% की दर से उसका बकाया पेंशन अंशदान पर 1% की दर से ब्याज लिया जाएगा।
गलत गणना करके यानी काउंटिंग गलत कर दी, 10,000 रुपए पेंशन अंशदान बन रहा था, 5,000 का ही भुगतान किया, गलत काउंटिंग करके विदेशी नियोक्ता ने पेंशन अंशदान भेज दिया, तो दोस्तों ये 5,000 रुपए ना उसको यहाँ पे आते ही सूचना भेजी जाएगी और सूचना भेजने के 1 माह के अंतर्गत उसको जमा कराना होगा। ये बचे हुए 5 भी अगर नहीं कराएगा 1 माह बाद तो उससे भी, उस पर भी 1%, 5,000 पे भी 1% उससे लिया जाएगा जो कम जमा कराए उस पर भी। अब दोस्तों कर्मचारी पेंशन अंशदान नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता दोस्तों? ये राज्य सरकार का हक है। राज्य सरकार का हक क्यों है? यदि कर्मचारी कहां रहता? राज्य सेवा में, तो वहन कौन करता? राज्य सरकार वहन करती। पेंशन अंशदान राज्य सरकार वहन करती। तो दोस्तों विदेश सेवा में गया तो विदेशी नियोक्ता से विदेशी नियोक्ता से प्राप्त करना का हक और अधिकार भी किसको होगा? राज्य सरकार को। तो दोस्तों कर्मचारी का इस पेंशन अंशदान पे कोई अधिकार और हक नहीं है, क्योंकि वो राज्य सरकार अंशदान करती है, तो विदेशी नियोक्ता जब देगा तो राज्य सरकार का ही हक होगा उस पे। तो दोस्तों ये रोक नहीं सकता, ना ही विदेशी नियोक्ता रोक सकता है, ना ही कर्मचारी रोक सकता है, राज्य सरकार का हक है। दोस्तों नियम संख्या 150 तक देख लिए, और दोस्तों नियम संख्या 157 तक के लिए आज ही एक क्लास और आएगी शाम तक। उसके बाद में अपन विदेश सेवा समाप्त करके आज फिर अपन जब अगली क्लास देखेंगे तो दोस्तों उसमें एक तो नियम संख्या 158 देखेंगे स्थानीय नीतियों के संबंध में, और फिर लेखा सेवा से संबंधित अपन नियम देखेंगे। 6 नियम वो है, एक 7 नियम और बचेंगे आज की क्लास के बाद में। आज एक 7 नियमों की आज एक क्लास और आएगी, उसके बाद 7 नियम बचेंगे, जिनमें से एक नियम अपन अकेली क्लास में एक क्लास में पढ़ेंगे और बाकी 6 नियम अपने अगली क्लास में, यानी कि दोस्तों आज के बाद जो क्लास आएंगे वो 3 बचेंगी। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों कमेंट करके बताएं कि दोस्तों राजस्थान सेवा नियम और सामान्य वित्तीय लेखा नियम की यात्रा को अपन ने अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। तो दोस्तों कैसी रही आपकी यात्रा और आपको कैसा लगा? दोस्तों मैं बिल्कुल भी बाउंड नहीं करता किसी भी स्टूडेंट को कि आप किस में से पढ़ें। दोस्तों किसी भी टीचर के नोट्स जिसके भी आपको अच्छे लगे उसमें से पढ़ें। मेरी क्लास देख के समझ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जहां से आपको अच्छा लगे। लेकिन दोस्तों अधिक कंटेंट इकट्ठा ना करें, कंफ्यूजन भी पैदा होगा, और दोस्तों समय भी जाया करना करें। एक मैटर लें, उसी में से पढ़ें, उसी में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वो मैंने रणनीति की जो क्लास बनाई थी उसमें सब कुछ आपको बता दिया है। दोस्तों धन्यवाद।